लोग आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में। देखते हैं हमारा यूनिट 2 क्या कहता है। यूनिट 2 बेसिकली ये कहता है रिलेशंस ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में या फिर कहें तो पार्टनर्स का क्या रिलेशन है एक दूसरे से या फर्म से या आउटसाइडर से, कि पार्टनर्स का क्या रिलेशन होता है फर्म से या फिर आपस में कहीं म्यूचुअली, और या फिर आउटसाइडर से पार्टनर्स का क्या रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर। टॉपिक देख लेते हैं इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज। हर एक पार्टनर्स के एक दूसरे के प्रति क्या क्या राइट है क्या क्या ड्यूटीज है वो हम पढ़ते हैं म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी में। अगला है रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर, कि पार्टनर्स का आउटसाइडर के साथ कैसा रिलेशन रहता है वो पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर्स, कि पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या मतलब पार्टनर्स के पास सुओ मोटो खुद से क्या पावर आ जाती है जैसे ही वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर हो जाता है। तो अगर एग्रीमेंट में कोई चीज नहीं लिखी हुई तो उसके पास क्या पावर आएंगी हम वो ही पढ़ेंगे। और वो अगर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाएगा तो उसके क्या होएगा, उसका इम्पैक्ट क्या होएगा, रेस्ट्रिक्शन वगैरह सब चीज़ हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिशन बाय पार्टनर। पार्टनर्स की मतलब ये किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो क्या प्रोसीजर है। उसके बाद लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टनर, थर्ड पार्टी के लिए क्या लाइबिलिटी रहेगी। लीगल कंसिक्वेंस ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या कंसिक्वेंस होंगे। एडमिशन के टाइम पे क्या होगा, रिटायरमेंट के एक्सपल्शन मतलब धक्के मार के निकालने के टाइम पे क्या होगा, इंसॉल्वेंसी मतलब सोलवेंट नहीं रहा मतलब अब उसकी अपने कुछ ना इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, बैंक करप्ट घोषित कर दिया तो उस केस में क्या होगा, डेथ का केस। तो ये हम सब पढ़ेंगे ठीक। चलिए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बताया है जनरल ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज का जो सेक्शन है, एक सेकेंड, जो जनरल ड्यूटीज का हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 ये बताता है कि एक पार्टनर्स की क्या जनरल ड्यूटी होती है दूसरे पार्टनर्स के टूवर्ड्स या फिर कहे तो फर्म के टूवर्ड्स। वो हम पढ़ते हैं जनरल ड्यूटी में, 3 जनरल ड्यूटी है ये। इसके बाद अगला आएगा हमारा सेक्शन नंबर 10। फिलहाल चलिए करते हैं सेक्शन नंबर 9 यानी कि जनरल ड्यूटीज के बारे में करते हैं बात। जैसे ही आप किसी फर्म के पार्टनर बनोगे तो आपकी कुछ जनरल ड्यूटीज हो जाएंगी। क्या होंगी आपकी जनरल ड्यूटीज वो हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी है वो है, जो भी आप बिजनेस कैरी कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म का, वो ऐसे करना है कि उससे आपकी जो फर्म है उसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज मिले। पार्टनर जो भी बिजनेस कैरी करेगा या पार्टनर जो भी बिजनेस चलाएगा वो इस तरीके से चलाना है कि जिससे उसकी जो फर्म है यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज मिल सके। एंड लेटर दे शुड बी रेंडर टू द एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग अफेक्टिंग दी फर्म्स। एग्जांपल देखते हैं चलिए इसका। मानिए 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी। रुक जाइए सर, रफ कर देता हूँ, दोबारा से करते हैं, एक सेकेंड। इजी है, कुछ नहीं, कोई हार्ड टास्क नहीं है, समझिए। जस्ट अ मिनट, चलिए एक सेकेंड इसे कर देते हैं। मानिए 3 पार्टनर है। लेट्स सपोज 3 पार्टनर है किसी फर्म में, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब क्या आता है, ये इन्होंने कहा कि जो सारे के सारे पार्टनर, मान लीजिए एक एक्ट कर रहा है, एक पार्टनर ही था जिसे कहा गया था कि आपको बिजनेस मैनेज करना है या कुछ भी एक्ट करना है, तो मान लीजिए ए को कहा गया था। एक को भी कह सकते सबको, मान लीजिए ए को कहा गया था सारी बिजनेस आपको चलानी है। ये ने कहा ठीक है बिल्कुल ऐसा चलाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ प्रॉफिट आए कहाँ गए, मतलब ऐसा नहीं कहा उसने, लेकिन आप मान के चलिए। ए गया सप्लायर के पास सब माल लेने, ए गया सप्लायर के पास माल लेने। ए ने क्या करा, जो माल मार्केट में 50 रुपए पर पीस मिलता था वो अपने रिलेटिव के पास गया, अपने रिश्तेदार के पास गया और अपने रिलेटिव से यानी कि अपने रिश्तेदार से वो माल लेकर आया 55 रुपीज का। कि एक ऐसी गुड्स जो मार्केट प्राइस था जिसका 50, यानी कि जो मार्केट में 50 रुपए में मिल रही थी पर पीस, उसको ये अपने रिलेटिव से, एक सेकेंड, उसको ये अपने रिलेटिव से लेकर आया 55 में। उसको ये लेकर आया अपने 55 में, मतलब एक ऐसी गुड्स जो 50 रुपीज में मिलता था या ऐसा रॉ मटेरियल जो 50 रुपए में मार्केट में अवेलेबल था, उसको अपने रिलेटिव से यानी कि अपने रिश्तेदार से लेकर आया 55 रुपए में। तो क्या आप कहेंगे इसने फर्म का फायदा करा? नहीं कहेंगे ना, सिंपल सी लॉजिक है भाई। देखो उसको जो मार्केट से भी सस्ता मिल रहा था, आप उससे एक्स्ट्रा प्राइस पे ला रहे हो, तो आप उसमें फर्म का तो फायदा नहीं कर रहे, आपका पर्सनल इंटरेस्ट का फायदा कर रहे हो, आप अपना खुद का फायदा देख रहे हो ना कि फर्म का। तो वो कहा गया है इसके अंदर, ये पार्टनर की ड्यूटी है कि वो जो भी काम करे वो फर्म को फायदे देने के लिए करे, फर्म को एडवांटेज देने के लिए वो करे, ना कि अपने एडवांटेज के लिए। तो यहाँ पे ये फर्म के एडवांटेज के लिए ही नहीं कर रहा है, ये गलत है। इसकी ड्यूटी ये थी है कि ये ऐसा करता है कि जो मैं मार्केट प्राइस 50 है तो हो सकता है 50 से कम भी ट्राई करता, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो मैक्स 50 तक ही लेकर आता। जो भी इसका एग्जांपल दे चुका। और दूसरा इसमें था एंड लेटर दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग अफेक्टिंग द फर्म।
इसी में एग्जांपल हम जोड़ लेते हैं। मान लीजिए ये जो बी, ये था हमारे पास सी था, सी क्यूट था, और क्यूट जो सी था, इसे जानकारी थी एक सप्लायर की, इसे जानकारी थी रॉ मटेरियल सप्लायर की। एक सेकेंड, इसे जानकारी थी, ये बिजनेस तो नहीं चला रहा सी, लेकिन इसे जानकारी थी एक रॉ मटेरियल सप्लायर की, जो सेम रॉ मटेरियल दे सकता था इसको, क्योंकि ये उसका पहचान वाला था। 48 रुपीज़ पर पीस, 48 रुपीज़ पर पीस में इसे मटेरियल दे सकता था वो सी को, क्योंकि वो सी की पहचान वाला बंदा था और सस्ता माल दिया था मार्केट से। तो सी की जिम्मेदारी है कि क्योंकि इससे फर्म का फायदा होगा, तो सी को ये फैक्ट ए को बताना पड़ेगा। सी को एक ये से कहना चाहिए कि भाई देख, मैं मटेरियल ला सकता हूँ 48 रुपीज़ का, या आप जाओ उस सप्लायर के पास और आप मेरा नाम देना, सप्लायर से कहना कि मुझको सी ने भेजा है, आप मुझे 48 वाला माल, ये माल 48 में दीजिए। तो क्योंकि अगर सी के पास कोई जानकारी जिससे फर्म को फायदा हो सकता है, तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। तो पहली ड्यूटी क्या थी? पहली ड्यूटी ये थी, इसे फर्स्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। पहली ड्यूटी ये है कि आपको जो काम, जो भी आप एक्ट करो, वो आप ऐसा करना है जिससे कि फर्म को मैक्सिमम फायदा हो। अपना फायदा नहीं देखना, फर्म का फायदा होना चाहिए। तो इस केस में अपना फायदा देख रहा था, अपने क्या बोलते हैं, रिश्तेदार का फायदा देख रहा था। उस केस में ये गलत हो रहा है, ये ड्यूटी अपनी पूरी नहीं कर रहा। और एक सी है, मान लीजिए सी को पता है कि सेम मटेरियल वो किसी एक बंदे से 48 रुपए पर पीस ला सकता है, तो सी को ये फैक्ट ए को डिस्क्लोज करना चाहिए। जस्ट अ मिनट। चलिए देखते हैं, एक सेकंड, इसे रीरेस कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, एक सेकंड। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व्ड दी अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मतलब सही जानकारी देगा और सही टाइम पे देगा, उसे कहते हैं गुड फेथ। यानी कि बिल्कुल इनोसेंटली काम करना, मतलब एक अच्छे तरीके से, जो अच्छा बंदा होता है उसकी तरह काम करना, उसे कहते हैं गुड फेथ में काम करना। सेकंड, लेकिन आप अगर कोई फैक्ट को इग्नोर कर रहे हो तो उसे उसे गुड फेथ के अंदर नहीं काउंट करते। जस्ट यार, ये सेलेक्ट तो नहीं हो पा रहा भाई, जस्ट अ मिनट। चलिए, अपना आप होएगा, तब तक हम ऐसे हो गया। देखिए, द पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द ऑलमोस्ट गुड फेथ इन हिज डीलिंग्स विद द अदर पार्टनर। मान लीजिए पार्टनर जो भी काम कर रहा है, उसे जो अपने जो वो काम कर रहा है वो और पार्टनर को बताना चाहिए कि मैं सर अपनी फर्म के लिए ये काम कर रहा हूँ, और वो गुड फेथ में बताना चाहिए, मतलब सारी की सारी ट्रू जानकारी होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास जानकारी होनी चाहिए। ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie he will be the proper person to explain and give full information about them। समझिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितने भी पार्टनर हैं वो सारे के सारे पार्टनर बाउंड हैं सारे के सारे अकाउंट जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए। समझिए, मानिए 3 पार्टनर है, ABC। इस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी अकाउंट होंगे, उस अकाउंट को वगैरह मैनेज करने के, मतलब बनाने वगैरह के लिए, सबको, सारे के सारे पार्टनर्स जिम्मेदार होते हैं। सारे के सारे पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि जो फर्म है, फर्म के अकाउंट मेंटेन हो प्रॉपर्ली, फर्म की सारी चीजें डिस्क्लोजेबल हो। अकाउंट मेंटेन करना क्यों जरूरी हो रहा है? क्योंकि अगर नहीं हो करोगे तो प्रॉफिट वगैरह कहाँ से पता करोगे भाई, कि कितना प्रॉफिट कमाया? ठीक है ना? तो ये कह रहा है, समझिए, दोबारा से बता देता हूँ। ऑल दी पार्टनर आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर, यानी कहीं ना कहीं कह रहा है कि हर एक बंदा सारी की सारी जानकारी बनाने रखने के लिए जिम्मेदार है। मतलब जो भी फर्म की जानकारी है, जो भी पार्टनरशिप की जानकारी है, वो हर बंदे को होनी चाहिए, हर पार्टनर को होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी एक पार्टनर से वे अकाउंट्स बनाइए, एक पार्टनर ने वो एक के पास जानकारी है, प्रॉपर जानकारी है, तो उसे बाकी सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं समझिए, सिंपल ही समझ लीजिए, कुछ लोड नहीं लेना इसमें। ये मानिए 3 बंदे थे हमारे पास, ए था, बी था, एंड सी थी। 3 बंदे थे। जो कंपनी के जितनी परचेज वगैरह की सब डिटेल होती थी, एक के पास होती थी। ऑल तो सबकी जिम्मेदारी थी कि अकाउंट वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ यही बनाता करता था सारी डिटेल, सब डिटेल ये प्रॉपरली बना रहा था। ठीक।
अब आप समझिए, साइजेल ए बना रहा था, तो अब ये ए की जिम्मेदारी हो गई कि अगर उसे कोई ऐसा फैक्ट पता है जो फैक्ट बचे हुए पार्टनर्स को बताना जरूरी है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बचे हुए पार्टनर्स को सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। इसमें से एक फैक्ट मान लीजिए, आप समझिए, ये सप्लायर था, तो ये रॉ मटेरियल खरीदता था। ये मैं एक ऊपर एग्जाम्पल दे चुका, अब इससे ही समझिए। इसने अगर इसने 50 रुपए का रॉ मटेरियल 55 रुपए में दिया, लिया अपने पास से, अपने दोस्त, अपने कॉलेज रिलेटिव से, इसने कहा कि देख मैं 50 रुपए का मटेरियल 55 रुपए में खरीद दूंगा, लेकिन मैं क्या 5 रुपए तुझे बचवाऊंगा, लेकिन 2.5 रुपए तू रखना, 2.5 मुझे देना, ऐसे कर रहा था ये 1:1 में प्रॉफिट रख रहे थे। अब ये इस पार्टनर की जिम्मेदारी है कि कहीं से कोई जानकारी थी जो कि इसने करा अकाउंट में, यानी कि इसे पता था, तो इसे इस प्रॉफिट की जानकारी बीआरसी को भी देनी थी। जी सर, ये जानकारी से बीआरसी को बतानी पड़ेगी। ये इसकी गलती है, ऑलरेडी इस केस में नहीं बताएगा, लेकिन क्योंकि इसे पता है कि मैं बताऊंगा तो मैं फंसूंगा। लेकिन जनरली केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में आपको बाकी पार्टनर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में आपको बाकी पार्टनर्स को बताना पड़ेगा। ठीक, तो गुड फेथ में आप डील करना, एक दूसरे के साथ आप सच सच बोलना, बिल्कुल कोई गलत चीज नहीं करना। और दूसरा, आप सारे के सारे पार्टनर बाउंड है अकाउंट रेंडर अकाउंट बनाने के लिए टू ईच अदर। रेंडर अकाउंट मतलब अकाउंट बनाने के लिए नहीं समझिए, रेंडर अकाउंट मतलब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है, मतलब एक दूसरे को सारी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है, उसे कहते हैं रेंडर ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंटेबल है, जवाबदेही। अब मैंने इस अकाउंट के तरीके से आपको समझाया, लेकिन अब ये नहीं कि सिर्फ अकाउंट वगैरह ही मान लीजिए, कुछ भी मानिए आप। एक और एग्जाम्पल लेंगे इसका। रेंटल अकाउंट मीन सिर्फ जवाबदेही। जवाबदेही मतलब कि हर एक बंदा, यानी कि ये बाउंड है कि उसे उसके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो बीआरसी को बताएगा, बी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो एआरसी को बताएगा, और सी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ए और बी को बनाएगा। हर एक पार्टनर की एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। और मान ली किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ए ने ली है और उससे उसके बारे में ए को कोई जानकारी स्पेशल है, तो वो जानकारी बी और सी को ए को बतानी पड़ेगी। सिंपल सी इतना लॉजिक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। मान लीजिए ये फर्म कोई प्रोडक्ट बना रही है, एक बार तो समझिए, मान लीजिए फर्म कोई गुड्स बना रही है, जो गुड्स ये मार्केट में बेच पाती है कितने में, 55 रुपीज़ में। लेट्स सपोज जो गुड्स ये बना रहे थे पर पीस ये मार्केट में 55 रुपीज़ में बेच पा रही है। इस जो ए पार्टनर है, इसने क्या करा, इसने वो प्रोडक्ट कुछ अपना सेटलमेंट करके या कुछ जुगाड़ करके इसने 60 रुपीज़ में बेच दिया, और 5 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था, सीक्रेट प्रॉफिट, ये अपने पास रख लिया। तो ये इसकी जवाबदारी थी, क्योंकि ये सेल्स का जो अकाउंट, जो मतलब जो सेल की जानकारी थी वो इसने रखी, इसके पास आया चीज़ों का हैंडलिंग करने की थी, तो ये चीज़ ये हैंडल करता था, यानी कि सेल्स जो करता था वो ये हैंडल करता था। इसलिए अब ये की जिम्मेदारी थी कि जो उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है उसकी जानकारी वो बी और सी को भी दे। यानी कि बी और सी को, जो ए ने अब चुपचाप सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, जो जनरली 5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, उसकी जानकारी से बी और सी को देनी पड़ेगी। तो यही कह रहा है ये कि अगर मान लीजिए कोई, सब पार्टनर एक दूसरे के लिए जवाबदेह होते हैं या अकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई एक पार्टनर किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को मैनेज कर रहा है, जैसे कि हमारे केस में ए सेल्स को मैनेज कर रहा था, और उसमें अगर उसने कुछ चीज में अल्टर करा है या कोई भी चीज उसे ऐसी लग रही है जो पार्टनर बाकी पार्टनर्स को पता होनी चाहिए थी, जैसे हमारे केस में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ये बाकी पार्टनर्स को पता होना चाहिए था, तो ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बाकी पार्टनर्स को भी बताए। आई होप अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो एग्जांपल ले चुके हैं हम। और तीसरी उसकी जिम्मेदारी होती है ट्रांजेक्शन्स बिटवीन पार्टनर्स फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर इन द बिजनेस। इफ वन ऑफ देम इज बेटर acquainted with the accounts than other, it is a duty to disclose all material fact। कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स का, शेयर्स एंड परचेज ऑफ द शेयर्स, क्या समझिए, हिस्सेदारी होती है ना, हिस्सेदारी। इसका एग्जांपल मैं ले चुका था, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको कहाँ है। ये रब तो नहीं कर दिया मैंने, रब भी कर दिया शायद। आप समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो, ए है, बी है और सी है। ठीक, तीन बंदे हैं हमारे पास, ए है, बी एंड सी। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो समझिए आप दोबारा से एक बार, कि एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर इम्प्यूटेबल, एक सेकंड कहाँ आ गया मैं, यहाँ, एन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर्स, की पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि एक सेकंड मैं कहूँ तो ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी, कैसी ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं, बे वाली ट्रांजेक्शन फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर इन दी बिजनेस, की बिजनेस में हिस्सेदारी बेचने और खरीदने के प्रति जो इनके बीच में ट्रांजेक्शन होगी। मान लीजिए ए का जो शेयर है, एक बी कह रहा है कि मेरा अब आधा शेयर आपको दे रहा हूँ, समझिए कैसे कह रहा है। बी ये कह रहा है कि पहले जो हमारा रेशियो था
वो रेशियो था 1:1:1। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं जो अपना जो मेरा 1 हिस्सा था इसमें से मैं आधा हिस्सा आपको पहुंचा रहा हूँ, कि मेरे प्रॉफिट का भी आधा हिस्सा आपके पास रहेगा, ऐसा कह रहा है बी। तो ऐसा कर सकता है, शेयर ऑफ ट्रांसफर कर सकता है, कर सकता है। तो अगर शेयर ऑफ ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं, इफ वन ऑफ दी वेब बेटर एक्विजिशन, तो उनमें से अगर कोई बेटर एक्विजिशन है तो उसे उसकी ड्यूटी होती है डिस्क्लोज दी मटेरियल फैक्ट। अब क्या समझिए क्या कह रहा है, सिंपल लीजिए यार, दौड़ ही नहीं लीजिए इतना। बी ने कहा जैसे कि मैं आपको अपना आधा हिस्सा दूंगा, जिस आधे हिस्से के बदले जो मेरा बनेगा ड्यूज वो बनेगा आपके, आप मुझे दोगे 1 CR, 1 CR दोगे आप मुझे आधे हिस्से के। ए ने बिना जानकारी पाई है, इन्हें प्रॉपरली कैलकुलेशन किए बिना ये कह दिया कि नहीं भाई 1 लाख ज्यादा है, मैं नहीं दूंगा। जबकि जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से सी को पता था कि अगर मैं इसे शेयर को खरीदूंगा तो ये शेयर की वैल्यू आज भी, या इस हिस्से की वैल्यू आज भी 1.5 CR है। इस उसकी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि जो कैलकुलेशन आएगी इसकी वैल्यू 1.5 CR आएगी, जबकि ए बोल रहा था कि नहीं नहीं 1 CR भी नहीं है। बी को लग रहा था कि नहीं 1 CR है, लेकिन ये बोल रहा है 1 CR नहीं है तो नहीं होगी। तो अब ये सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को बताए कि नहीं नहीं भाई आप गलती हो रहे हो, आपने मिस कैलकुलेशन कर ली है, जो आपके शेयर हाफ शेयर की वैल्यू है वो 1.5 CR है, ना कि 1 CR या उससे कम। तो ये सी की जिम्मेदारी है कि वो एक बार बी को बताए। अब वो बी की मर्जी है, बी चाहे तो 1 CR में बेचे, चाहे तो कम में बेचे, चाहे तो 1.5 में बेचे, वो बी की मर्जी है। लेकिन क्योंकि सी को उसके बारे में ज्यादा जानकारी है, सी ने कम कैलकुलेशन करी है, उसके बारे में जानकारी है सी को, तो अभी सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सी एक बार बी को बता दे। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि तीनों का रेशियो था हाफ हाफ, एक 1:1 यानी 1/3 का प्रॉफिट कमाते। बी ने कहा कि नहीं नहीं मैं अपना आधा शेयर आपको दे रहा हूँ ए, लेकिन मुझे चाहिए 1 CR। ए ने क्या बोला कि नहीं नहीं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 1 CR नहीं हो रहा। सी को पता था कि सी ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी थी, सी को सारे फैक्ट वगैरह पता थे, सी ने जब कैलकुलेशन करी तो 1.5 CR की वैल्यू आ रही थी। तो ये सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बार बी को बता दे कि नहीं नहीं आप सस्ते में बेच रहे हो अपना शेयर, आपके शेयर की वैल्यू, आपका जो हिस्सा है उसकी वैल्यू 1.5 CR है। अभी सी की मर्जी है, बी की मर्जी है, बी कितने में भी दे, उसमें ये बाउंड नहीं हो रहा, लेकिन एक ही जिम्मेदारी है। तो ये 3 केस थे, कौन कौन से 3 केस? पहला तो केस, जो आप कर जो भी एक्ट करोगे वो आप ऐसे करना जिससे पार्टनरशिप को बेनिफिट हो। आप पर्सनल अपने किसी सगे संबंधी का बेनिफिट नहीं सोचेंगे, आपको जो सोचना है वो पूरी की पूरी फर्म का बेनिफिट सोचना है। और इसी के साथ एक वो थी कि अगर मान लीजिए दूसरे पार्टनर को ये जानकारी है जिससे वो फर्म का फायदा कर सकता है, तो वो जो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है उसे बताएगा। ठीक, फुल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, ये हो चुका। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था कि जो अभी आप एक्ट करेंगे पार्टनर आपस में, वो गुड फेथ में करेंगे, और सारी की सारी जो भी अकाउंट, जो भी किसी को कोई जानकारी है, वो पूरी पूरी जानकारी डिस्क्लोज करेंगे। तो ये सब मैंने बता दिया कि एक दूसरे के साथ गुड फेथ में रहेंगे, भाई भाई बन के रहेंगे, भाईचारे में रहेंगे, भाईचारा नहीं टूटेगा इनका। और दूसरी बात यह है कि पूरी की पूरी जानकारी एक दूसरे को देते रहेंगे, कोई जानकारी छुपाएगा नहीं कोई। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि सिगरेट प्रॉफिट अर्न कर लिया 5 रुपए पर पीस, किसने? ए ने। तो अब ये है कि जिम्मेदारी है कि वो बी और सी को सिगरेट प्रॉफिट की जानकारी दे। और लास्ट था वर्क ट्रांजेक्शन जब होती है, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ट्रांजेक्शन करता है कोई सेल या परचेस की, उसकी हिस्सेदारी, मान लीजिए बी कह रहा है ऐसे कि आप जो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है उसमें से आधा हिस्सा आपको दूंगा, लेकिन आप मुझे 1 करोड़ 1 CR दीजिए। ए कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से कम है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यूएशन जो सी को पूरे फैक्ट पता थे, सी ने जब फैक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन कही तो 1.5 CR आई। तो उस केस में सी की जिम्मेदारी है कि वो बी को बताए एक बार कि नहीं नहीं आपकी वैल्यूएशन में गड़बड़ है, ये रहा उसका बेस। बिना बेस के नहीं बताएगा, लेकिन बेस दे देगा कि नहीं नहीं ये रहा उसका बेस, आपकी वैल्यूएशन में गड़बड़ है, आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन आएगी वो 1.5 CR आएगी। तो ये भी एक पार्टनर की जिम्मेदारी है। तो 3 जनरल ड्यूटीज थी पार्टनर्स की, मैंने तीनों के एग्जांपल भी दे दी और तीनों की ड्यूटीज बता भी दी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो सेक्शन नंबर 9 कहता है हमारा जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। दोबारा एक बार बताता हूँ कि जो भी पार्टनर का बिजनेस चला रहा है वो गुड फेथ पे चलाए, गुड फेथ बोल रहा हूँ सॉरी, ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ फर्म, या फिर कहें तो फर्म के लिए फायदे के हिसाब से चलाए, अपना फायदा ना देखे, फर्म के फायदे के हिसाब से चलाए, अपने या अपने किसी सगे संबंधी का फायदा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फर्म को फायदा हो, उस हिसाब से उस पार्टनर को बिजनेस चलाना चाहिए। और इसी के साथ कहा गया है कि अगर उसे कोई किसी और पार्टनर को भी कोई जानकारी है
जिस जानकारी से फर्म को फायदा हो सकता है तो उसे भी वो चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए, जैसे हमारे केस में दे चुका है इसका एग्जांपल। दूसरा पार्ट है इसका, यानी दूसरी जो ड्यूटी है वो ये है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे से गुड फेथ में रहेगा, एक दूसरे को सब चीज़ बताएगा, कोई चीज़ एक दूसरे पार्टनर से कोई चीज़ भी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कोई मैटेरियल चीज़ नहीं छुपाएगा, यानी कोई ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से नहीं छुपाएगा। सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए जवाबदेही होती है सारे के सारे पार्टनर की, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली दूसरे पार्टनर को डिस्क्लोज करनी चाहिए। और तीसरा है, जब ट्रांजेक्शन होती है कोई, पार्टनर्स आपस में अपने जो शेयर होता है, यानी कि अपना जो बिजनेस का शेयर होता है उसको जो परचेज या सेल करते हैं, तो उस केस में अगर कोई बैटर पोजीशन में है, कोई पार्टनर बैटर एक पोजीशन में है, तो उसे वो चीज़, उसकी ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे। मैंने एग्जांपल दे दिया कि हमारे केस में सी बैटर पोजीशन में था, सी की ड्यूटी थी सी को बताना था एक बार बी को कि बी भाई, आप जो आपकी जो वैल्यूएशन लगाई है 1 CR की, आपकी वैल्यूएशन में गड़बड़ है। ये नहीं, सॉरी, ये वाला था, हाँ ये वाला था, कौन सा था भाई, ये वाला। तो बी ये सी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बताई कि बी भाई आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ये है, ये रेस के बेसिस आप एक बार देख लीजिए। अब वो बी की मर्जी है भी कितने में बेचे, हम यहाँ पे यूँ नहीं कह रहे कि इतने में ही बेचनी है, लेकिन ये सी की जिम्मेदारी है कि वो एक बार डिस्क्लोज कर दे। तो ये थी 3 जनरल ड्यूटीज। अब हम बात करते हैं फ्रॉड करेंगे, हम फ्रॉड नहीं करेंगे, अब करेगा फ्रॉड पार्टनर की। अगर पार्टनर ने फ्रॉड करा है तो उस केस में क्या चीजें होंगी हम पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। एक सेकंड, फ्रॉड नहीं आया ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये फ्रॉड वाला मिसिंग हो गया, मैं वही तो सोचा है फ्रॉड तो आना था, इसके बाद तो फ्रॉड का था ना, सेक्शन नंबर 10 फ्रॉड का था, ये मैं सोच रहा कि ऐसे कहाँ से आया। सेक्शन नंबर 10 बात करता है फ्रॉड का, ड्यूटी टू इंडemnify फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, कि मान लीजिए एक पार्टनर की गलती की वजह से अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है, तो ये ड्यूटी हो जाती है, क्या बोलते हैं, पार्टनर्स के बचे हुए पार्टनर्स की इंडemnify करने का उस आउटसाइडर को, और उस पार्टनर की बचे हुए पार्टनर को इंडemnification करने का। समझिए क्या करता है, पढ़ते हैं एक बार। द पार्टनर कमिटिंग द फ्रॉड इन कंडक्शन ऑफ बिजनेस, मान लीजिए अगर कोई पार्टनर बिजनेस को चलाने में फ्रॉड कर रहा है, must make good the loss substantiated by the firm or by his misconduct, and the amount so what in the partnership should be divided between the partners। क्या बोल रहा है समझिए, ये कह रहा है अगर कोई पार्टनर ने कोई फ्रॉड करा है किसी पर्सन के साथ, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है फर्म की, यानी कि बचे हुए सारे पार्टनर्स की भी, कि फर्म उस अमाउंट को पे करे और आपस में पार्टनर्स उस अमाउंट को आपस में बांट लें। ठीक, इसका एग्जांपल दूंगा, अभी रुक जाइए, इसके पूरा पढ़ लेते हैं। एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म और द प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंट विच इज फाउंड ऑन हिज को पार्टनर्स एंटर। समझिए कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ अंग्रेजी अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, कुछ नहीं है। समझिए, हमने ऊपर पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाउंड करता है, दूसरे पार्टनर को एक पार्टनर बाउंड कर देता है। तो क्या कहता था वो केस, वो कहता था मान लीजिए 3 पार्टनर ए बी सी, ए बी एंड सी आर द 3 पार्टनर्स इन अ फर्म, इन्हें कलेक्टिवली कहते थे फर्म। फर्म नथिंग बट ए बी और सी का कॉम्बिनेशन ही फर्म है। तो ए बी सी ये फर्म, फर्म के 3 पार्टनर्स हैं, ए ने किसी आउटसाइडर के साथ क्या करा, फ्रॉड। कैसा फ्रॉड, ए ने किसी आउटसाइडर से रॉ मटेरियल मंगा लिया अपनी बिजनेस के अंदर, रॉ मटेरियल तो मंगा लिया अपनी बिजनेस में किसी किसी आउटसाइडर से। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है, रेड में रहने दो इसे। तो रॉ मटेरियल तो मंगा लिया, लेकिन अब बात आई पेमेंट की, तो पेमेंट को इन्हें कर दिया डिफॉल्ट। इन्हें कहा नहीं नहीं कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक, तो इन्हें कहा कि नहीं नहीं कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, हम तो आपको जानते ही नहीं। इस केस में भले ही ए गया था कॉन्टैक्ट करने, ए ने ए रॉ मटेरियल लाया, लेकिन वो रॉ मटेरियल वो सामान कहाँ पर आया, बिजनेस में, उसका यूज कहाँ हुआ, फर्म में। क्योंकि एक पार्टनर के एक्ट के लिए, जो पार्टनर बिजनेस के लिए कोई भी एक्ट करता है, पर्सनल एक्ट नहीं, लेकिन आप बिजनेस के लिए अगर कोई एक्ट कर रहे हैं और फिर वो पार्टनर डिफॉल्ट करता है, वो पार्टनर उस चीज से, उस कॉन्टैक्ट से हटता है, तो ये फर्म की जिम्मेदारी है कि मान लीजिए सप्लायर था एस, और फर्म की जिम्मेदारी है कि जो सप्लायर एस था उसको फर्म इंडेमनीफाई करे। तो जो पेमेंट देना था, अगर पेमेंट ए नहीं दे रहा, एक सेकेंड, अगर पेमेंट ए नहीं दे रहा तो फर्म देगी। फर्म का मतलब क्या है, सारे के सारे पार्टनर मिलके देंगे, कि अगर ए ने नहीं दिया तो सारे के सारे पार्टनर देंगे, और जो भी उनका वो होगा, रेशियो होगा, उस रेशियो में वे अपना इस लॉस को डिवाइड कर लेंगे। तो ये फर्म को एक तरीके से लॉस माना जाएगा, और इस लॉस को बचे हुए जो सारे सारे पार्टनर हैं वो अपने रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक, आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बताता हूँ, ए
बीआरसी ने कहा था कि जो रॉ मेटेरियल वगैरह खरीदोगे वो आप खरीद लेना ए को दे रखी थी ये जिम्मेदारी। अब हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप में कि एक पार्टनर दूसरे के लिए लायबल होता है और बचे हुए पार्टनर सभी के लिए लायबल। समझिए कह रहा है कि ए खुद का प्रिंसिपल है यानी कि ए खुद के एक्ट के लिए लायबल है, लेकिन ए बीआरसी का एजेंट भी है। क्योंकि ए बीआरसी का एजेंट है इसलिए ए के एक्ट के लिए बीआरसी भी लायबल होंगे। तो वही एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट की वजह से ये चीज हो रही है कि ए ने एक्ट करा था, ए ने रॉ मटेरियल तो मंगा लिया अपनी फर्म में, उसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ए पेमेंट नहीं कर रहा, तो अब उस पेमेंट के लिए बी एंड सी लायबल रहेंगे। अब पूरी की पूरी फर्म पेमेंट देगी और जो भी पेमेंट का वो होगा वो सारे का सारा लॉस, क्योंकि ऐसा लॉस ही माना जाएगा फर्म के लिए। तो वो जो जो भी है लॉस हो या एक्सपेंस हो कुछ भी हो, वो तीनों के तीनों पार्टनर किसी भी अपने रेशियो में, नॉट इक्वली बट एनी रेशियो में, वे तीनों के तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पे एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, खुद का प्रिंसिपल होता है। तो इसलिए क्योंकि एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, तो फ्रॉड के केस में भी जो एक पार्टनर की गलती होगी उसके लिए बाकी सारे पार्टनर भले उसकी कंसिक्वेंस को भुगतेंगे। ठीक। तो आप ये पढ़ लेना, इंग्लिश है। फिर से एक बार बताता हूँ, ए पार्टनर कमिटिंग अ फ्रॉड इन अ कॉन्टेक्शन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस चलाने, फर्म चलाने की, बिजनेस चलाने के लिए अगर कोई पार्टनर कोई गलती करता है तो ये बचे हुए पार्टनर यानी कि जो पूरी की पूरी फर्म है उसकी लायबिलिटी होती है उस लॉस को गुड बनाना, गुड बनाना मतलब उस लॉस को फुलफिल करना। और जो भी अमाउंट जाएगा उसमें उसको पार्टनर आपस में बांट लेंगे, यानी जो भी लॉस का अमाउंट होगा वो सब पार्टनर अपने आपस में बांट लेंगे। An act is imputable to the firm or a principal of agent which is found on his co-partners entitled to co-partners as a between themselves to a whole consequence upon him। क्या कह रहा है समझिए। ये कह रहा है क्योंकि ये सब इसके को पार्टनर्स हैं। को पार्टनर्स होने का मतलब ये है कि इनके बिहाफ में ये एक्ट कर रहा है, बी और सी के बिहाफ में ए एक्ट कर रहा है, तो अगर ए पेमेंट नहीं कर रहा है तो बी और सी पेमेंट करेंगे। और मान लीजिए उन्होंने करा 5 लाख का पेमेंट, लेट्स सपोज 5 लाख का पेमेंट करा, ए कह रहा है मैं पेमेंट में हिस्सा नहीं दूंगा, तो ये तो बीआरसी को देना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि नहीं दूंगा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो अब ये बीआरसी ही से भुगतेंगे अपने रेशियो में, क्योंकि ए ने कुछ नहीं, ए मना कर रहा है, ए डिफॉल्ट कर रहा है और बीआरसी को देना पड़ेगा आउटसाइडर को। तो बचे इसको भुगतेगा कौन? इसको भुगतेगा बीआरसी। यही एक दिक्कत होती है। अगला है हमारा रिलेशनशिप किसका। अब तक हमने किसका रिलेशनशिप पढ़ा? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो जनरल ड्यूटीज थी, एक सेकंड में यहाँ लगा देता हूँ, ये म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज हमने पढ़ लिया। तीन, इसकी तीन कंडीशन थी, तीनों की तीनों हमने पढ़ ली। उसके बाद इसी के अंदर आता था हमारा ये क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 9 था जो बताता है जनरल ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की एक दूसरे के प्रति। और दूसरा सेक्शन नंबर 10 था कि अगर एक पार्टनर ने लॉस करा है तो उसके लिए बचे हुए पार्टनर भुगतेंगे। ठीक। अब आता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या ड्यूटी है आउटसाइडर के लिए। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, आउटसाइडर बोलना सॉरी, विद इन वन एंड अनदर, आउटसाइडर बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, कि एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर्स की टूवर्ड्स क्या होती है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ड्यूटी। अब वो पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 11। सबसे सेक्शन नंबर 9 में हमने पढ़ा जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी क्या थी कि जो भी आप काम करेंगे फर्म के फायदे के लिए करेंगे, अपना फायदा नहीं देखेंगे। और अगर किसी पार्टनर को कुछ जानकारी है जिससे फर्म को फायदा हो सकता है, वो जानकारी उसे बताने की जिम्मेदारी उसकी उस पार्टनर की होती है। दूसरा इसमें क्या था कि जो भी आप काम करेंगे गुड फेथ में करेंगे, यानी कि एक दूसरे से आप गुड फेथ में रहेंगे। जो भी एक दूसरे को, जो अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को जानकारी है किसी चीज की, तो वो दूसरे पार्टनर को बताएगा, एकदम सही जानकारी बताएगा और प्रॉपर बताएगा, पूरी की पूरी जानकारी देगा, आधी नहीं देगा, सही जानकारी देगा, करेक्ट देगा, इनकरेक्ट नहीं देगा। उसे कहते हैं गुड फेथ में होना। तीसरा ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर, पार्टनर के बीच में कोई ट्रांजेक्शन रही है परचेज या सेल के उसके उस फर्म के शेयर को, और उसमें से किसी पार्टनर को और एक ऐसी जानकारी है जिससे जो पार्टनर अपनी परचेज या सेल कर रहा है उसे बतानी जरूरी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए। हमारे केसेस में भी ले चुके थे हम एग्जाम्पल। और उसके बाद सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10 कहता है कि जो ड्यूटी ऑफ टू इंडेमनिफाई फॉर द लॉस कॉस्ट बाय फ्रॉड, कि अगर एक पार्टनर किसी को फ्रॉड करता है तो दूसरे पार्टनर्स की जिम्मेदारी है, यानी कि फर्म की जिम्मेदारी है कि वो उस लॉस को इंडेमनिफाई करे। और जब वो उस लॉस को इंडेमनिफाई करेगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फर्म होगी, फर्म के जो बचे हुए पार्टनर हैं वे आपस में उस चीज को भुगतेंगे, या फिर कोई एग्रीमेंट तय है तो एग्रीमेंट के हिसाब से चीजें हो जाती हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। अब तक तो ये जनरल था कि मानिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल क्या क्या चीजें हो जाती हैं पार्टनर्स के बीच में, वो है सेक्शन नंबर 11, उसकी बात करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कि मान लीजिए कोई कुछ एक्ट में लिखा है तो एक्ट को मान लेंगे, वरना कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखी है वो चीज हम मान लेंगे। जैसे एक चीज मानिए, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है हर एक का। मान लीजिए 3 बंदे हैं, 3 बंदे अपने डिसाइड करते हैं पीएसआर,
PSR अपना कोई रेशियो रखेंगे, मान लीजिए 2:1 रखा, मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर आए, तीनों पार्टनरों ने कहा जो भी प्रॉफिट होगा हम अपना प्रॉफिट बांटेंगे 2:1 में, ठीक, ऐसा तीनों पार्टनर ने कहा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी डीड के अंदर ये चीज लिख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी डीड के अंदर ये चीज सब लिख देंगे, ठीक। अब अगर मान लीजिए किसी किसी बंदे ने नहीं कहा, किसी बंदे ने ऐसा कोई चीज लिखी हुई नहीं है किसी का पार्टनरशिप की डीड में, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बोलते हैं अपना, पार्टनरशिप एक्ट ने ही बताया है, एक्ट कहता है रेशियो होगा 1:1:1, यानी कि इक्वल। एक्ट ने ये कहा है कि अगर PSR नहीं दिया डीड के अंदर तो रेशियो हो जाता है इक्वल। तो कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा। तो यही कह रहा है कि अगर कोई एक्ट बोल रहा है तो एक्ट की चीज देख लीजिए, लेकिन हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो कॉन्ट्रैक्ट को की चीज को माना जाएगा वैलिड, ज्यादा को ज्यादा वो दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की चीज को एम्फेसिस। तो ये बता रहा है कॉन्टेक्चुअल लाइबिलिटी, कॉन्टेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बन जाती है, बनती है। देखो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल राइट ही तो बना है, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ एक कॉन्टेक्चुअल राइट करा है, मान लीजिए ABC थे, तो ए के पास एक कॉन्टेक्चुअल राइट आ गया कि वो B और C के मुकाबले 2x अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने पास रखेगा। मान लीजिए B और C 10 रुपए रखेंगे तो A 20 रुपए रखेगा, ऐसा आप मान के चलिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और में बी इम्प्लाइड, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। एक्सप्रेस माने कि मतलब लिखित है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, लेकिन है कहीं रिकॉर्डेड है। और इम्प्लाइड माने जब भी प्रॉफिट आ रहा था हर बार ये 2x प्रॉफिट ले रहा था और B और C x प्रॉफिट ले रहे थे। मान लीजिए ये दुगना प्रॉफिट ले रहा था और B और C x और x के प्रॉफिट ले रहे थे, हर बार ये हो रहा था बिना किसी एग्रीमेंट के। तो अब ये चल रहा है, तो अब ये प्रैक्टिस मानी गई कि अब तो ये होता ही होगा। क्यों ले रहा था? ये हो सकता है ये बिजनेस को मैनेज कर रहा हो, तो इसलिए ये 2x प्रॉफिट ले रहा था। ना B को कोई प्रॉब्लम है ना C को कोई प्रॉब्लम है, 2x प्रॉफिट था, उन्हें पता है ये काम मैनेज कर रहा है, तो इस केस में भी चल जाता है। तो इम्प्लाइड भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, बिना ना तुमने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसा हो बनता है, बिल्कुल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं कि एक्सप्रेस भी हो, इम्प्लाइड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वैलिड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था, यानी कि यही कॉन्ट्रैक्ट को हम लेते हैं। ये था कि A और B और C ने कहा था कि हमारा रेशियो होगा 1:1:1। A B C ने ये कहा था, जस्ट अ मिनट, इसका मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। मानिए A थे, B थे और C थे, 3 पार्टनर थे। एक पार्टनर A था और एक BC था, BC मतलब एक B और एक C, 3 पार्टनर थे। ABC 3 पार्टनर थे। इनका जो इन्होंने अपने डीड में लिख लिया था, यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में रेशियो बना लिया था 2:1:1। अब ये चाह रहे हैं, B और C चाह रहे हैं कि यार A के पास कुछ ज्यादा पैसा पहुंच रहा है, हम रेशियो बनाना चाह रहे हैं नया। ये था ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो था। अब B एंड C चाह रहे हैं कि हम एक नया रेशियो बनाए, हम एक न्यू रेशियो बनाए, जो रेशियो होगा 1.5 रेशियो 1 कि हम एक ऐसा रेशियो बनाए जो होगा 1.5 रेशियो 1। तो कैसे बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, डेट को बदला जा सकता है या कहीं तो एग्रीमेंट को चेंज करा जा सकता है। कैसे करा जाएगा? कि उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स की हमें कंसेंट लगेगी। तो मतलब हमें ए से ही पूछना पड़ेगा कि ए साहब हम आपका ये प्रॉफिट का परसेंटेज घटाना चाह रहे हैं, तो हम घटा दे क्या? जनरली ये मना करेगा, लेकिन हो सकता है अब ये ड्यूटी नहीं कर रहा है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, इन्हें अपना काम BRC को एलोकेट कर लिया, तो ये हाँ कर सकता है। तो ये हाँ भी कर सकता है, अगर उसका काम घटा है या उसे कोई और बेनिफिट मिला है तो उसके साथ प्रॉफिट का बेनिफिट घटा सकते हैं। तो लेकिन जब भी कोई हम चीज़ अल्टर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ऐसा अगर हम कोई भी चेंज करने जाएंगे तो हमें पहले सारे पार्टनर की कंसेंट लगेगी डीड को बदलने से पहले। देखिए सर, एक सेकेंड, ये देखिए ये लिख रहा है, सच कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स, कोई एक कालू वालू नहीं चलेगा, सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, तभी जाके आप डेट को चेंज कर सकते हैं। तभी आप ये चेंज कर सकते हैं कोई भी PSR या कोई भी जो डेट के अंदर लिखी हुई चीज़ है। हमारी डेट के अंदर लिखा था कि एक को पर एनम सैलरी मिलेगी, या फिर कहें तो पर मंथ सैलरी मिलेगी 12,000 रुपये की, ऐसा डेट में लिखा था कि ये काम कर रहा है, ये बिजनेस को मैच कर रहा है, इसलिए को सैलरी मिलेगी 12,000 रुपीज पर मंथ। अब क्या चाह रहे हैं? BRC चाह रहे हैं कि इसकी सैलरी को थोड़ा कम करा जाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सैलरी हो गई 12,000 पर मंथ, ऐसा लग रहा है BRC को। तो BRC कह रहे हैं कि इसकी सैलरी को कम करा जाए। तो क्या BRC अपने आप कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक ही कंसेंट भी लगेगी। आगे पढ़ते हैं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है समझिए। आपने पता होगा, आपको पता भी होगा, शायद नहीं भी पता हो, मैं बताता हूँ, समझिए क्या कह रहा है ये। एग्रीमेंट बन जाते हैं, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी की गुडविल खरीदी। जब मैं किसी कंपनी की गुडविल खरीदता हूँ
तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब आप अपने नाम पे अब आप बिजनेस नहीं कर सकते। मानिए कल के दिन को चल के मैं मैं नहीं, सॉरी, मान लीजिए रिलायंस टाटा मोटर्स की गुडविल लेता है। रिलायंस टाटा मोटर्स की अगर गुडविल खरीदता है तो इसका मतलब रिलायंस ने टाटा मोटर का अधिकार खरीद लिया। गुडविल खरीदने का मतलब होता है कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स का नाम और रिलायंस ने खरीद लिया। तो रिलायंस कंपनी टाटा मोटर्स से कहेगी कि अब आप अपने इस नाम से बिजनेस नहीं चला सकते। इसे कहते हैं रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी इसका इम्पैक्ट आता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार करने से रोकना। तो रोक ऐसे तो हम किसी को रोक नहीं सकते बिजनेस करने से, सबके पास अधिकार है अपना बिजनेस करना। लेकिन हम रोक सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बना के। कब रोकते हैं? एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ भी ऐसा एग्रीमेंट बनवा देती है गवर्नमेंट कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कि आप प्राइवेट में अपना हॉस्पिटल नहीं खोल सकते। तो वो एक एग्रीमेंट बनाती है, जो एग्रीमेंट होता है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं, रेस्ट्रेन ऑफ प्रोफेशन हो जाता है वहाँ। लेकिन आप उसके जैसे एग्जाम्पल समझिए, या फिर आप समझिए कि अपना भी जो है कोई एक रिटेल ट्रेडर है, कोई एक रिटेल वो है शॉप ट्रेडर वगैरह की। और ये आप छोड़िए, अब मान लीजिए एक तो है वॉलमार्ट, एक वॉलमार्ट है, और एक कोई और एक विशाल वगैरह होता है। विशाल अलग अलग जो होते हैं उनके भी होते हैं, क्या बोलते हैं जैसे अपना, जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट एक बड़ा वो है, सो क्या बोलते हैं जैसे अपना बिग बाजार है, वॉलमार्ट है, ऐसे एक विशाल होता है जिसके अंदर भी सब चीजें मिलती हैं। तो अगर वॉलमार्ट विशाल की गुडविल खरीदता है, अगर वॉलमार्ट विशाल जो एक मतलब वो क्या बोलते हैं सब, यार मेरे ध्यान नहीं आ रहा, जस्ट अ मिनट, होलसेलर है एक बड़ा। तो अगर वॉलमार्ट विशाल की होलसेलिंग की गुडविल खरीदता है, तो उस केस में विशाल अपने नाम पे कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। गुडविल खरीदने का मतलब ये है कि आपने उस बंदे का नाम खरीद लिया, उस फर्म का नाम खरीद लिया, उसका सारा आइडेंटिटी आपके पास आ जाती है। Such contract may be provided a partner shall not carry on a business other than the firm or while it's a partner। तो इसी तरीके से पार्टनर भी आपस में बिजनेस बना वो कर लेते हैं। जैसे मेरे एग्जांपल में ए को सारी जिम्मेदारी दी गई है, मानिए मेरे एग्जांपल में मानिए ए बी सी था, मैं ए बी सी का एग्जांपल लूंगा, सारे एग्जांपल ए बी सी, ए बी और सी। तो बी और सी ने कहा कि ए भाई आप हमारे बिहाफ में बिजनेस मैनेज करना है, क्योंकि आप आईआईएम क्वालिफाइड हो, आप हमसे ज़्यादा मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो, तो आप हमारे बिहाफ में मैनेज करना। ए ने कहा ठीक है करूंगा। लेकिन बी और सी ने साथ में कहा कि सर अभी रुकिए, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। तो ए ने कहा क्या बताइए? तो बी और सी ने कहा कि देखिए आप बिजनेस मैनेज करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ एग्रीमेंट करिए कि आप इसी बिजनेस को मैनेज करेंगे, आप किसी और बिजनेस को मैनेज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो इस फर्म पे ही रहे, किसी और जगह ना डाइवर्ट हो। तो आपका कंसंट्रेशन, आपका हम फोकस अपनी फर्म पे ही रखना चाह रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ एग्रीमेंट करिए कि आप किसी और फर्म में ना तो काम करेंगे, ना और आप कोई फर्म चलाएंगे। ऐसा एग्रीमेंट बना देते हैं, बिल्कुल बनाते हैं पार्टनर, तो ऐसा एग्रीमेंट चलता है। तो ऐसा एग्रीमेंट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं अब सेक्शन नंबर 11 की जो पार्टनर्स के आपस में जो भी होते हैं कि डीड में अगर कोई चीज़ लिखी है, यानी कि जो एग्रीमेंट में कोई चीज़ लिखी है, चाहे एग्रीमेंट इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, तो उस केस में अगर जो चीज़ लिखी है वो वाइंड होती है। और जो अगर कोई पार्टनर से बदलना अगर चाह रहा है अकेला, तो अकेला नहीं बदल पाएगा, उसके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। और एक इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, एक चीज़ बताई गई है कि मानिए अगर किसी पार्टनर ने क्या बोलते हैं अपना रेस्टेंट टू ट्रेड वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या एग्रीमेंट कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो वो पार्टनर होगा वो उस चीज़ को नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि अब ये हमारे केस में अगर ये चाहे कि वो नहीं अपनी फर्म खोल दे, या ये चाहे कि वो साथ में जॉब भी करे, तो क्या ये जॉब कर पाएगा इस केस में? क्या इस केस में ये जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के उसे कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल हमने कंपनीज एक्ट में भी देखा था, गिलफार्ड मोटर वर्सेस हॉर्न वाला केस। तो उसमें जो गिल्फो वो था हॉर्न, उसने एग्रीमेंट कर दिया गिलफार्ड मोटर के साथ, जबकि मैं सिर्फ आपकी उसमें काम करूंगा कंपनी में, जब मैं अब कंपनी छोड़ूंगा तो मैं आपके क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करूंगा। तो वही कहीं ना कहीं रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर ही आ रहा था, कि उसे बिजनेस करने से रोक रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट भी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, चलते हैं, आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं जनरली। तो दो हो चुके हमारे। सब्जेक्ट मैटर तो हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटी सेक्शन 11 में। दूसरा हमने पढ़ लिया कि जब ये क्या बोलते हैं अपना बाइंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या कहें तो रेस्टेंट ऑफ ट्रेड वाले कॉन्ट्रैक्ट भी चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें अगला सेक्शन नंबर 11 का थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट हम कर चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था कि जो डीड के अंदर चीजें लिखी हैं या जो एग्रीमेंट के अंदर लिखी हैं वो तीन सब पार्टनर पर बाइंड होती हैं।
चाहे वो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस। एक्सप्रेस होने का मतलब लिखित या ओरल, और इम्प्लाइड होने का मतलब ना बोला ना सुना फिर भी हम काम कर रहे हैं, चल रही है। दूसरे पार्टनर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया दूसरे पार्टनर ने, तो भी चलता है काम। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्टेंट ऑफ स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं पार्टनर के बीच में, वो भी वैलिड माने जाते हैं। अब इसमें है लास्ट, इसका थर्ड पॉइंट है, अ पार्टनर इज अ रिलेशन एमिनी depending on the consent of the parties, not only for the existence but for the terms of the agreement, in all the thing containing its essential nature and purpose, and no agreement become a partner in the first instance, or a very first term of time needs to be manifested in the particular form। क्या बोल दिया इसने? ये सिंपल इतना कह रहा है कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है या जो पार्टनरशिप की चीजें होती हैं, वो सारे के सारे कंसेंट ऑफ पार्टीज माने कंसेंट ऑफ ऑल आर पार्टनर्स होती हैं। उसका एग्जिस्टेंस से काम चल, समझिए क्या कह रहे हैं। जस्ट अ मिनट, इसका एग्जांपल दूंगा तभी आपको समझ में आएगा। इजी है यार, कुछ ये भी हो जाएगा, देखिए। कि माने डीड डीड थी, किसी पार्टनरशिप फर्म की डीड थी। उस डीड में ये नहीं लिखा था कि कौन सा पार्टनर, क्या बोलते हैं अपना, कौन सा पार्टनर हमारे पास रॉ मेटेरियल खरीदेगा, कोई जानकारी नहीं थी। तो अगर मानिए जनरली बी खरीद के लाता था, अब अगर ए भी खरीद के लाना चालू हो गया, तो क्या इससे कोई दिक्कत पड़ेगी? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इससे सिर्फ इतना होगा कि आपको अपनी डीड को चेंज करना पड़ेगा। यही कह रहा था, पार्टनर इज रिलेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, नॉट ओनली फॉर द बिजनेस एक्सचेंज। सॉरी मैं उसका उल्टा बोला। ये कह रहा है, समझिए, ये कह रहा है मान लीजिए अब तक बिल आता था, अब ये लाना चालू कर दे, डीड में इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो क्या ये ला सकता है? हाँ, ये ला सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास लाए। लेकिन ये को बाकी मेंबर से कंसल्ट लेनी पड़ेगी, बाकी पार्टनर से कंसल्ट लेनी पड़ेगी कि सर अब तक तो बिल आ रहा था जनरली, और हमारी डीड में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या मैं ला सकता हूँ? हाँ। तो अगर सारे पार्टनर कहेंगे कि हाँ बिल्कुल आप ला सकते हो, तो ला ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर्स नहीं कह रहे, तो उस केस में आप नहीं ला सकते। चलिए देखते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 12। ये सब उसी के अंदर चला है, रिलेशन टू अ पार्टनर विद वन अनदर। ये देखिए, ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर ये हमारे सब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वे है, इसके अंदर टॉपिक के पॉइंट अब हमारी देखिए नोट्स की बारीक वो समझ लीजिए एक बार। ये मेन हेडिंग थी, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये हमारी मेन हेडिंग थी, ये हमारी मेन हेडिंग थी, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर रिलेशन, हमारी मेन हेडिंग थी। इसके अंदर जनरल ड्यूटीज हमारी एक सब हेडिंग थी, जो सेक्शन नंबर 9 बात करता है। उसके अंदर हमारे 3 पॉइंट आ गए, ठीक। उसके बाद हमारी जो रिलेशन पार्टी, एक दूसरे से पार्टी का रिलेशन, यही मेन हेडिंग चल रही है अभी। इसका दूसरा जो पॉइंट आया है वो सेक्शन नंबर 10 है कि लॉस के केस में क्या होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 11, हेडिंग सेम है लेकिन अभी सेक्शन नंबर 11 भी इसी के अंदर की बात करता है। वो कहता है एक पार्टनर की राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगी कॉन्टेक्चुअल, उसके बारे में बात करता है। और अब ये मेन हेडिंग ही चल रही थी इसके अंदर, अब ये राइट एंड ड्यूटीज ऑफ कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर ही बात चल रही है। अब इसके अंदर वो 3 पॉइंट थे, और अभी भी ये सेम है, लेकिन अब कह रहा है कंडक्शन ऑफ बिजनेस के बारे में। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेन हेडिंग पे आप ध्यान रखना, और उसके अंदर ये सब हेडिंग चलती हैं, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होती है मेन नोट्स में। तो मैंने आपको नोट्स का स्ट्रक्चर बता दिया आपने, आई होप आपको अब सब क्लियर हो चुका होगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, इससे फायदा रहेगा जिससे आपको लिंक की रहे कि हम किस मेन हेडिंग के अंदर अभी चल रहे हैं। अभी हमने जितनी बात करी वो पार्टनर्स के आपसी रिलेशन के बारे में बात करी, कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के बारे में क्या क्या रिलेशन वो होता है, राइट्स ऑब्लिगेशन ड्यूटी या क्या रिलेशन है। उसी के अंदर हमारा अब अगला आता है द कंडक्शन ऑफ अ बिजनेस, सेक्शन नंबर 12, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। ये क्या कहता है? सेक्शन नंबर 12 ये बता रहा है पार्टनर के क्या क्या जनरल अधिकार है, क्या क्या पार्टनर्स के पास राइट्स हैं, क्या क्या राइट पार्टनर होल्ड करता है। ये सब आप आई होप आप लिख रहे होंगे, तो आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करना और लिखते जाना, जो चीज़ इधर पे बनाता हूँ अब रफ नोट बना लेना। इससे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम
अपनी आगे का देखिए, मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ लिखी है तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की चीज़ लिखी है वो वैलिड रहेगी, ठीक। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी तो आपकी कुछ राइट या आपकी कुछ ड्यूटीज हो सकती हैं, जो अब आपको सेक्शन नंबर 12 बताएगा। सेक्शन नंबर 12 उस चीज़ में बात जब लगता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पार्टनर्स के बीच में, तो सेक्शन नंबर 12 लगता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में PSR नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो सेक्शन नंबर 12 के अंदर ही कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि जो पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे। ऐसे आपको बेस एक पूरी लिस्ट बताई गई है कि क्या क्या पार्टनर्स कर सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ की जानकारी ना हो, ठीक। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, सेक्शन नंबर 12 इसकी बात करता है। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, आपकी कोई डीड नहीं है, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड, अगर कोई डीड नहीं है तो उस केस में आपके पास क्या क्या राइट रहेंगे या आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला ये क्या बताता है, चलिए देखते हैं। सेक्शन नंबर 12 की बात करते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई और चीज़ लिखी है तो वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी, लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ नहीं लिखी है तो ये चीज़ें आपके राइट वगैरह होते हैं, ये राइट्स होते हैं किसी भी पार्टनर्स के। ये लिस्ट है पूरी, आप देख लेना। आप देख लेना नहीं, सॉरी आप नहीं देखेंगे, अभी हम ही देखेंगे आपके साथ क्या लिस्ट है। सबसे पहले देखते हैं, एवरी पार्टनर इज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ बिजनेस। तो हर एक पार्टनर के पास राइट है टेक पार्ट इन दी बिजनेस, यानी कि बिजनेस को चलाने में हिस्सेदारी वो ले सकता है, वो बिजनेस को चलाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। यानी कहीं टेक पार्ट इन बिजनेस ऑपरेशन, टेक पार्ट इन बिजनेस ऑपरेशन, कि हर पार्टनर का पास अधिकार है कि वो बिजनेस के ऑपरेशन में पार्ट ले। मैं अपना एग्जांपल भी ले चुका था, इधर देता हूँ एक बार और, कि मानिए 3 पार्टनर है अपने, ए है, जस्ट अ मिनट, बी है और सी है। तो अगर कोई इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, जैसे मैं एग्जांपल देता आ रहा हूँ कि ए बी और सी ए से कहते हैं, ये रेशियो को बना रहा हूँ भाई मैं, पार्टनर्स के बीच में रेशियो को बन रहा है, एक सेकेंड, कि मानिए ए बी सी 3 पार्टनर थे। अगर किसी एक पार्टनर को बाकी पार्टनर ने ये नहीं कहा कि आप बिजनेस चलाओ, अगर किसी एक पार्टनर को बाकी पार्टनर ने ये नहीं कहा कि आप बिजनेस चलाओ, तो जो पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सबके पास ये राइट आता है कि वे बिजनेस चला सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर थे और इनके बीच में कोई भी ये बात नहीं हुई कि इनमें से एक बंदा बिजनेस चलाएगा, तो अगर कि इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ कि एक बंदा बिजनेस चलाएगा, तो तीनों के तीनों बंदे के पास ये अधिकार है कि तीनों में से कोई भी बिजनेस को चला सकता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ये हुआ कि ये ही बिजनेस चलाएगा तो फिर यही चलाएगा। ये कह रहा है पहला पॉइंट, कि अगर आपको कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है तो हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर के पास ये राइट आ जाता है, कि अधिकार आ जाता है कि वो बिजनेस को में टेक पार्ट करे, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन को में अपना हिस्सेदारी करे या बिजनेस के ऑपरेशन को मैनेज करे। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डेलीजेटली टू हिज ड्यूटीज इन कंडक्शन ऑफ ए बिजनेस, कि अगर एग्रीमेंट में कोई चीज नहीं लिखी तो हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से फुलफिल करे, डेलीजेंटली करे। इसके डेलीजेंट, सेकेंड, ठीक। फुलफिल हिज ड्यूटीज, तो जो भी उस बंदे के काम होते हैं जनरली वो देखता है उन्हें डेलीजेंटली फुलफिल करे, ठीक। और इसके बाद अगला है, डेलीजेंटली मतलब अच्छे तरीके से करे, प्रॉपर तरीके से करे, ये कह रहा है, और डेलीजेंटली का अलग से कोई मतलब नहीं है। एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स। इतने लाइन पढ़ो पहले आप। मान लीजिए बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, चेंज आने का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर कोई भी चेंज है, चेंज होने का मतलब सिर्फ इतना है कि मानिए पहले हमारी बिजनेस टॉय बनाती थी, खिलौने बनाती थी, अब हम अपने पार्टनरशिप से चाह रहे हैं कि अब हमारी पार्टनरशिप खिलौने तो बनाए, साथ में मेकअप का सामान भी बनाए, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाना भी स्टार्ट करें खिलौनों के साथ साथ। तो क्या ऐसा कर सकती है? हाँ, बिंदास कर सकती है। अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है सारे पार्टनर की सहमति चाहिए तो फिर सारे पार्टनर की चाहिएगी, लेकिन आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया तो उस केस में मेजोरिटी पार्टनर से भी काम चल जाएगा। यानी कि हमारे केस में ए बी सी 3 पार्टनर हैं और मानिए ये चाह रही है फर्म की अब खिलौने के साथ साथ ज्वेलरी भी का काम भी करे, ज्वेलरी भी बनाए, तो अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में 3 में से अगर 2 पार्टनर भी, यानी कि 2/3 की मेजोरिटी मिल गई, तो वो खिलौने के साथ साथ मेकअप का यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट भी बना सकती है,
कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये था इस हिस्से की बात कि अगर कोई एग्रीमेंट में, मान लो एग्रीमेंट में इन्हें ये कहा कि लेट्स सपोज अगर एग्रीमेंट ये कह दे कि क्या बोलते हैं अपना, जब भी कोई हम अल्टर करेंगे अपनी बिजनेस को या भी कोई चेंज करेंगे तो उसमें सारे पार्टनर की सहमति लगेगी, ऐसा अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो फिर वो चीज़ होगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो उस केस में मेजोरिटी से काम चल जाता है। एवरी पार्टनर शैल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड, बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स। एक सेकेंड देखिए समझिए, हम थोड़ा सा एक वो हो गए, एक है ऑर्डिनरी मैटर और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर। समझिए यहाँ दो चीज़ चलती हैं, दो चीज़ यहाँ काम होता है, आप समझिए। एग्जाम्पल को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, सॉरी फॉर डैट, जिन्हें मैं फ्लो में पड़ गया। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको मैटर समझाता हूँ। दो तरीके के मैटर होते हैं हमारी लाइफ में, यानी कि बिजनेस के अंदर दो तरीके के मैटर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ऑर्डिनरी मैटर, OM, और एक है स्पेशल मैटर। OM मतलब जो जनरल मैटर होते हैं, जैसे जो कि मतलब थोड़े बहुत, कोई अपना मान लीजिए आप सप्लायर बदल रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं प्रोसेस बदल रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर हल्की मारी चीजें बदल, मतलब हल्की मारी क्या होता है भाई, स्मॉल कोई माइन्यूट चेंज कर रहे हैं आप, तो उस केस में आपको 2/3 की मेजोरिटी से काम चल जाता है। ठीक। लेकिन आप अगर अपने बिजनेस के ऑपरेशन ही बदल रहे हैं, ये जो मैं एग्जांपल दे दिया था गलती से, भाई मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर डैट। अगर आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन ही बदल रहे हैं, यानी कि आप टॉय मैन्युफैक्चर से किसी और चीज़ में जा रहे हैं या टॉय मैन्युफैक्चर के अलावा भी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको 3/3 ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना सप्लायर बदल रहे हैं, अपनी प्रोसेस बदल रहे हैं, अपने सेल्स का टेक्निक बदल रहे हैं, उस केस में आप अपना ऑर्डनरी बिजनेस का वो है, तो इस केस में आप मेजोरिटी ले आइए। लेकिन अगर आप अपना कोई बिजनेस का ऑपरेशन ही बदल रहे हैं, उस केस में आपको सबकी कंसेंट लगेगी। ये जब है जब एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट में कोई चीज़ लिखी है तो एग्रीमेंट की चीज़ वैलिड हो जाती है। तो यही था। अगला है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये लाइन देनी क्यों जरूरी है, आप समझिए। अगर ये चीज़ नहीं कहते तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट देखने ही नहीं देता, और उस दूसरे पार्टनर को ये पता ही नहीं चल पाता अपने रिटायरमेंट के टाइम पे या अपने प्रॉफिट के टाइम पे कि उसके हिस्सा कितना है, कितनी उसकी हिस्सेदारी है। क्योंकि ये जरूरी है कि अब आज ऐसा पार्टनर आपको ये पता चले कि आपकी कितनी कैपिटल है या का हिस्सा है, या आपके पास कितना प्रॉफिट आपका हिस्सा आ रहा है, प्रॉफिट में जो कॉर्पस प्रॉफिट है उसमें आपका कितना हिस्सेदारी है। ये सब देखने के लिए आपको प्रॉफिट अकाउंट देखने पड़ेंगे, या फिर कहें कि अकाउंट प्रॉपरली बने हैं या नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट को कम दिखाया जा रहा है जिससे आपको कम प्रॉफिट मिले। तो इसलिए आपको अकाउंट देखने का अधिकार मिलना चाहिए, तो अधिकार दिया गया है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस द बुक एंड इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। हर एक पार्टनर्स के पास अधिकार है, ABC 3 पार्टनर, तीनों के पास ये राइट है कि तीनों के तीनों पार्टनर्स बुक्स को देख भी सकते हैं और बुक्स की कॉपी निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास रख भी सकते हैं। इन दी इवेंट ऑफ ए डेथ ऑफ पार्टनर, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई या किसी भी तरीके की डेथ हो गई, तो उसका जो हायर होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या उसने कोई एजेंट को ऑथराइज करा होगा, तो उसके पास भी राइट होगा कि वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट देखे। समझिए क्या कह रहा है। मान लीजिए ये थे एक्स, ये एक्स थे, एक्स की एक कार एक्सीडेंट में हो गई डेथ। अब एक्स के दो बंदे हो सकते हैं, एक्स के दो बंदे, एक तो एक्स के सन हो सकते हैं, सन या डॉटर। तो मान लीजिए मैं मान रहा हूँ, अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स के सन है, तो सन अपने आप ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। मतलब किसी भी फादर के बाद सन या डॉटर अपने आप ही, या वाइफ उनकी अपने आप ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाती हैं। ठीक, तो सन हो गया एक। एक उन्होंने मान लीजिए किसी बंदे का नाम लिखा था, या फिर वे लिख के गए थे, उन्हें पता था कि सर में जो मेरा लड़का है वो नालायक है, इसलिए उन्होंने किसी बाई बंदे का नाम लिखा था कि ये मेरे मरने के बाद जो मेरी अधिकार होगा वो बाई के पास होगा, बाई मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो या तो अपने सन को या डॉटर या वाइफ उस केस में हो सकता है, या फिर किसी बंदे का अलग से नाम। तो जिस बंदे का नाम दिया था उन्होंने कि अगर मेरे मरा उसके बाद ये चीजें आएंगी, करेंगे, ये देखेंगे सब चीजों को, जो भी मेरी हिस्सेदारी होगी वो इनके पास होगी। इन बंदों के पास भी अधिकार आ जाता है कि ये भी बुक देखें। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर ये बुक नहीं देखेंगे इन्हें पता ही चल पाएगा कि इतना एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा। हो सकता है फर्म के बचे हुए पार्टनर इनके साथ फ्रॉड कर दें, इसलिए इन्हें भी अधिकार दिया गया है कि ये भी बंदे, दोनों के दोनों बंदे प्रॉफिट देख सकते हैं। प्रॉफिट देखने के लिए इनके सामने P&L खोला जाएगा, इनके सामने कंपनी की ट्रांजैक्शन दिखाई जाएंगी, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी के इनके सामने ओपन करे जाएंगे, लीगल हायर के भी
वो हेयर मतलब जो अगली सक्सेशन पीढ़ी होती है, या फिर कहे तो जैसे हस्बैंड के बाद वाइफ और चाइल्ड। और क्या बोलते हैं अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपने अपने बिहाफ में पहले ही वो कर गए, जस्ट अ मिनट, अपने बिहाफ में पहले ही कह चुके हैं, किसी का नाम दे चुके हैं कि मुझे पता है मेरा लड़का नालायक है, तो नालायक को तो मैं अपनी उसी स्टेट नहीं दूंगा, इसलिए मैं किसी दूसरे बंदे को दे रहा हूँ, किसी टेस्ट को भी दे सकते हैं, किस संस्था को दे रहे हैं, ऐसी संस्था जो कोई कोई ऑब्जेक्ट कर रही है, किसी सोसाइटी को सर्व कर रही है, उसके नाम लिख गए हुए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अपनी अपने लड़का नालायक है, मैं बीइंग ह्यूमन है ना, अपने अपने भाई की फर्म बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन को मैं अपना टेस्टी बनाने जा रहा हूँ, तो ऐसा बना सकते हैं। हाँ, तो उस केस में बीइंग ह्यूमन के पास भी अधिकार आ जाएंगे कि बीइंग ह्यूमन भी उसके अकाउंट्स देख सके, किसके, पार्टनरशिप फर्म के। अगला पढ़ते हैं। तो अगला सेक्शन है, अब सब सेक्शन बदल गया, देखिए सेक्शन वही था और सब सेक्शन भी नहीं कहूँ तो इसे कहूँगा क्लोज। अब आगे सेक्शन 12A। तो 12A क्या बात करता है, 12 तो बात करता था हमारे पास ये इन चीज़ों की, इन 5 चीज़ों के बारे में कहा। 12 क्या कहा, एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 12 को, दोबारा से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 12 ने कहा कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना तो हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बिजनेस के रिलेटेड ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाए। दूसरा, हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो जो भी काम करेगा वो डिलीजेंटली करेगा, यानी कि अच्छे तरीके से करेगा, प्रॉपरली करेगा। बाउंड है, अधिकारी उसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए वो बाउंड है, ठीक, फाउंडेशन है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो तरीके के मैटर होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी मैटर होता है, एक स्पेशल मैटर होता है। ऑर्डिनरी मैटर जो जिसमें हम जनरली चीज़ें को देखते हैं, जैसे कि नई एसेट खरीदना, या फिर कहें तो अपना क्या बोलते हैं अपना सप्लायर को चेंज करना, इस तरीके के जो ऑर्डिनरी मैटर होते हैं, इनमें इस पे क्या बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं बोले उसमें। इन केस में क्या होता है, इन केस में जो मेजोरिटी से हम कर देते हैं, हमारे लिए 4 बंदे हैं ना, 4 में से 3 बंदों से हम, अगर 3 बंदे सहमत है तो उस केस में भी हम कर देंगे उस काम को। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जो ऑर्डिनरी नहीं है, जैसे कि हम अपना बिजनेस का ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बदल रहे हैं, अपने बिजनेस में अल्टरेशन कर रहे हैं, उस केस में हमें सब मेंबर की कंसेंट लगती है, यानी कि सब मेंबर बोल रहा हूँ सॉरी, सब पार्टनर की कंसेंट लगती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, जिससे उसे पता चल सके उस किस्से का प्रॉफिट कितना है। और अगर मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उस केस में 2 बंदे हो सकते हैं, या तो हेयर होगा, हेयर में कौन जाता है, वाइफ और चाइल्ड आ जाते हैं, या पेरेंट्स भी आ सकते हैं। और दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो है कि कोई थर्ड पर्सन है जो उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके उसका नाम लिखा है, इसके अंदर कोई एसोसिएशन भी आ सकती है, हाँ, बीइंग ह्यूमन भी आ सकती है। तो अगर ऐसी कोई बनता है तो उसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के अधिकार मिल जाते हैं। इसके बाद है सेक्शन नंबर 12A। 12A क्या बात करता है, 12A बात करता है राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। समझिए क्या हो रहा है, ये थे ना पार्ट, तो ये पार्ट कहीं ना कहीं इसके अंदर के सब पार्ट थे। ये 12 मेन पार्ट था, इसके अंदर ये ए था, ये बी होगा, ये सी होगा, इस तरीके से डिटेल में बताए गए हैं। देखिए 12C क्या है, राइट टू कंसल्ट, 12A हो गया, 12C हो गया, ठीक। उसके बाद 12D है राइट टू एक्सेस द बुक ऑफ अकाउंट। तो जो हमने ऊपर ही चीज़ें पढ़ी, अब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इन चीज़ों को डिटेल में पढ़े हैं, तो इनके डिटेल में जब हम जा रहे हैं तो सेक्शन नंबर 12 के अंदर जब हमने ऑल ऑफ इन खोला, सेक्शन नंबर 12 की समरी ये है, ये सेक्शन नंबर 12 की समरी है। अब हम इसमें से एक एक चीज़ को पिकअप करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो जब इसमें से हम पहली चीज़ को पिकअप कर रहे हैं वो है राइट टू टेक पार्ट इन दी बिजनेस, वो कहता है, उसके बारे में बताया गया 12A के अंदर। तो आपको 12A याद करने की जरूरत है नहीं, होता है करिए, नहीं होता मत करिए, 12 कर लीजिए, 12 लिख देना आंसर में, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 12 याद करना नहीं हो रहा तो मत करिए, कोई ज्यादा लोड नहीं लीजिए। एवरी पर्सन इज राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ अ फर्म, दिस इज बिकॉज पार्टनर इज अ बिजनेस इज अ पार्टनर एंड देयर आर मैनेजिंग पावर ऑफ जनरल को एग्जिस्टेंस। यहाँ पे को एग्जिस्टेंस होती है कि हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है, को एग्जिस्टेंस का फीचर होता है। Now suppose their management power to participate manager is influenced with the will with and he will be wrongfully withdrawn from the participate then can a court interfere in this संस्थान। ये क्या कह रहा है, ये मान लीजिए कोई पावर थी किसी पार्टनर की, उस पार्टनर ने उस पावर का गलत मिस यूज कर लिया, तो उस केस में कोर्ट आएगा, कोर्ट आ भी सकता है, नहीं भी। कोर्ट कैन एंड विल बी, विल माने चाहे तो, बाय इंजेक्शन retain other partners from doing so, restrain other partner from doing so. It may be noted that the connection that the partner who has been wrongfully deprived of his right out to participate in the business and managing the other remedies and has also the remedies. Example is suit resolution, a suit account without seeking resolution। क्या कह रहा है समझिए, ये अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं,
लेकिन लॉजिक इनके पीछे सिंपल चीजें होती हैं। क्या कह रहा है समझ लीजिए, कि बारे में समझिए। मान लीजिए फर्म है, ये हमारी फर्म, इस फर्म का एक बंदा आ रहा है, और वो एक बंदा क्या कर रहा है, वो अपने बेनिफिट के लिए आ रहा है, वो ऐसे एक्ट के लिए आ रहा है जिससे उसका बेनिफिट होगा। हमें कहा है कि कोई भी बंदा मैनेज कर सकता है बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बंदा मैनेज कर सकता है। एक बंदा था बी, एक पार्टनर था ए, एक था बी और एक था सी, ए बी और सी। तो जो सी था वो अब तक बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, जिसका पर्पज सिर्फ उसका पर्पज ये है कि वो बिजनेस को ठग सके। वो बिजनेस में पार्टिसिपेट इसलिए करना चाह रहा है कि वो उसका पर्पज ये है कि वो बिजनेस को ठगी कर सके, बिजनेस को लॉस पहुंचा सके। तो उस केस में क्या कोर्ट आगे इस बीच में आएगा, कोर्ट कह देगा कि नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। हाँ, कोर्ट चाहे तो कोर्ट कर सकता है, लेकिन क्या ए और बी कर सकता है मना? नहीं। ए और बी के पास कोई राइट नहीं है किसी पार्टनर को मना करने का कि नहीं आप सर आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन ये राइट कोर्ट के पास है। कोर्ट चाहे तो किसी भी पार्टनर से कह सकता है कि नहीं नहीं, आपकी हरकतें हमें सही नहीं लग रही, आप जो काम करोगे बेकार काम ही कर रहे हो, आप फर्म को फ्रॉड के साथ फ्रॉड कर रहे हो, इस केस में हम आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। तो लेकिन ये काम करने का अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास। कोई पार्टनर नहीं कह सकता। पार्टनर को जम रहा है, ठीक है, पार्टनर को नहीं जम रहा, अपना पार्टनरशिप फर्म से अपना कहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं रहना, चला जाए छोड़ के, लेकिन वो किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन इसे रोकने का अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास। कोर्ट ऑफ लॉ चाहे तो कोर्ट ऑफ लॉ किसी भी पार्टनर को रिस्टेन कर सकता है। अगला है राइट टू कंसल्ट। Where any difference arises between the partners with regards to the business of the firm, it will be determined by the views of the majority of them, and every partner shall have a right to express his opinion before the matter decided. But no change in the nature of the business. क्या कह रहा है सुनो, जो हम पढ़ चुके, ये कह रहा है सिंपली वही चीज कह रहा है कि अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी मैटर है, ऐसा मैटर है जो बिजनेस को चेंज कर नहीं कर रहा, लेकिन उसके सिर्फ ऑपरेशन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे कि हम अपना सप्लायर बदल रहे हैं, नई मशीनरी ला रहे हैं, तो उस केस में हर एक पार्टनर को अधिकार रहेगा कि वो आके अपनी कास्ट करे बोर्ड, हम किसी को बोर्ड मतलब आगे अपनी ओपिनियन दे, पार्टनर कहे कि हाँ हम सहमत है, हम सहमत नहीं है, ये हर पार्टनर का अधिकार है, हम किसी पार्टनर को रोक नहीं सकते उसके अधिकार से। ठीक, अगर एग्रीमेंट में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है तो। और दूसरी बात, हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो अपना ओपिनियन देगा, और मैटर अगर जन ऑर्डिनरी मैटर हुआ तो मेजोरिटी से काम चल जाएगा, लेकिन मैटर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, यानी कि ऐसा मैटर हुआ जो बिजनेस के ऑपरेशन को बदल रहा है या बिजनेस को के नेचर को बदल रहा है, उस केस में इससे काम नहीं चलेगा। उस केस में हमें करना पड़ेगा ऑल ऑल मेंबर की कंसेंट, सारे के सारे मेंबर की कंसेंट हमें लेनी पड़ेगी इन दैट केस। अगला बार इट मीन्स दैट द रूटीन मैटर, जो रूटीन मैटर है यानी कि सप्लाई बदल रहा है, एक तरीके से रूटीन मैटर होता है, उसमें मेजोरिटी से काम चल जाता है, लेकिन वो मेजोरिटी भी गुड फेयर पे काम होनी चाहिए। और हर एक उसे क्या होता है, हर एक पार्टनर को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना बोर्ड दे, अपना ओपिनियन दे, बोर्ड बोल रहा हूँ सॉरी, बार बार बोर्ड निकल रहा है, कंपनीज एक्ट में रिमाइंड में हमेशा चलता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे बोर्ड नहीं लिखना, आप यहाँ पे लिखना ओपिनियन। It may be mentioned that affecting majority rules will not apply where the change in the nature of firm, लेकिन majority rule फर्म के अगर आप नेचर बदल रहे हो तो उस केस में नहीं चलेगा। नेचर बदलोगे तो आपको सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट लगेगी। अगला है सेक्शन 2D। 2D क्या बात करता है? राइट टू एक्सेस द बुक। ये हम पढ़ चुके कि राइट टू एक्सेस द बुक, हर एक पार्टनर के पास अधिकार है बुक को देखने का, चाहे वो एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग। एक्टिव मतलब जीता पार्टनर, स्लीपिंग मतलब सोया हुआ पार्टनर। तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक, लेकिन हाउएवर ही विल बी एक्सरसाइज फॉर बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब कि अच्छे एक्ट के लिए, बोनाफाइड मतलब अच्छे एक्ट, समझिए क्यों कह रहा है ये बोनाफाइड करना। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब सी का इंटेंशन क्या है? सी के मन में आ गया है छल, सी के मन में आ गया लालच, सी के मन में आ गया ठगी करना। सी चाह रहा है कि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट देख लूं और उसमें से कोई ऐसी डेटा निकाल लूं जो मैं वैसे तो नहीं देख पाता था, क्योंकि मैं स्लीपिंग पार्टनर था, सी था स्लीपिंग पार्टनर। तो सी कह रहा है कि मैं वैसे तो स्लीपिंग पार्टनर था, मैं देख नहीं पाता था, लेकिन मैं देख लेता हूँ, और मैं इसे इसकी कंपटीटिव फर्म जो होगी, कोई जानकारी जो इसकी जानकारी है वो किसी थर्ड पर्सन को दे दूंगा, इस फर्म से ली हुई जानकारी मैं किसी दूसरी फर्म को दे दूंगा और उससे मैं अपना गेन कर लूंगा। इसलिए वो देखना चाह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट। एआरबी को उसके इस छल के बारे में एआरबी को कहीं ना कहीं भनक पड़ गई, या कहीं तो एआरबी उस चीज को समझ चुका है, तो अब एआरबी कह रहा है कि आप बुक्स नहीं देख सकते क्योंकि आपके मन में चोर है। तो अगर किसी पार्टनर के मन में चोर है
तो उस केस में बचे हुए पार्टनर रोक सकते हैं, हाँ उस केस में रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोनाफाइड नहीं है। पार्टनर अपने प्रॉफिट की देखने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा है जिससे वो कोई एक ऐसी जानकारी ले सके जो जानकारी वो आगे जाके किसी आउटसाइडर को बता सके, और जिससे कंपनी को जिससे पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा। देखा, कंपनी निकलेगा मेरे मुंह से, मुझे पता है ना, मेरे माइंड में कंपनी ही रहेगा, जिससे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो सके। तो इस केस में क्या बोलते हैं, अपना बचे हुए पार्टनर रोक सकते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं देख सकते, आप अच्छे आदमी नहीं हो। लेकिन बाकी केस में नहीं रोक सकते। राइट टू लीगल हियर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी सेम राइट होते हैं, 2A के अंदर है। तो ये भी हम चीज़ पढ़ चुके। आपने सोचा होगा कि आप यहाँ पे हमने 2A पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा 2A, फिर 2C पढ़ा, फिर 2D पढ़ा, फिर 2E भी पढ़ लिया हमने कहीं ना कहीं, 2E भी पढ़ लिया हमने, लीगल हायर वाला 2E में लिखा है। लेकिन 2B कहाँ गया? 2B इसके अंदर नहीं दिया, क्योंकि वो राइट के बारे में नहीं बात करता, 2B करता है ड्यूटी। 2B बात करता है ड्यूटी के बारे में, कि हर एक पार्टनर को डेलीजेंटली काम करना है। ठीक। अगला है म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी। इसके बाद हम आज का लेक्चर अपना वाइंडिंग अप करेंगे, इससे आगे का हम कल में करेंगे। बस ये म्यूचुअल राइट वाला पढ़ लेते हैं थोड़ा, इसको आज स्टार्ट करके देखते हैं, इसको आज फिनिश भी करने का सोचेंगे, हो ही जाएगा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी अभी भी देख लीजिए, जो मेन हेडिंग है वो मेन हेडिंग अभी भी सेम है, एक दूसरे से, अभी आउटसाइडर की बात कहीं नहीं हुई। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी सेक्शन नंबर 13 बताता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन, अगर कोई कॉन्टैक्ट में है तो वो चीज़ मानेंगे, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के टुवर्ड्स क्या राइट होगा, क्या लायबिलिटी होगा, वो बताता है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 ने क्या बताया था कि अगर कॉन्टैक्ट नहीं है तो पार्टनर्स के पास क्या क्या अधिकार हैं, वो बता रहा था सेक्शन नंबर 12। लेकिन सेक्शन नंबर 13 अधिकार के बारे में नहीं बात कर रहा, वो बात कर रहा है राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। क्या क्या है? ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन। अगर कुछ कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं लिखा है, तो अगर आप मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, समझिए यार, जस्ट अ मिनट, मानिए ABC 3 पार्टनर थे, A B and C 3 पार्टनर थे, और उन्होंने कोई अपनी डीड के अंदर कोई चीज नहीं लिखी, डीड साइलेंट है, और उसमें से B और C ने कहा कि A आप बिजनेस मैनेज करो, तो उस केस में A जो बिजनेस मैनेज करेगा क्या उसे सैलरी दे सकते हैं? नहीं। अगर एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा और आप फिर भी पार्टनर को सैलरी दोगे, तो आप सैलरी उसे दोगे, क्या कह रहा हूँ, सॉरी, आप उसे सैलरी दे ही नहीं सकते। अगर डेट में नहीं लिखा तो भले ही पार्टनर एक्टिव पार्टनर और बिजनेस में पार्टिसिपेट करो, आप उसको सैलरी नहीं दे सकते। ये कह रहा है ये वाला सेक्शन नंबर 13A, 13 का पहला वाला पार्ट। दूसरा है द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली प्रॉफिट इक्वली। ये जो PSR होगा, अगर आपने कोई डिस्कस नहीं करा तो PSR इक्वली बटेगा। ठीक। लॉस, PSR मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों चीज इक्वली बटेंगी। अगर एग्रीड रेशियो है तो रेशियो में बनना इक्वली। 13B करता है इसके बारे में बात। इसके बाद है 13C। 13C क्या कहता है कि मानिए जैसे हम कैपिटल डालते हैं, यानी कि जैसे ABC तीनों ने कुछ ना कुछ कैपिटल डाली, ये जरूरी नहीं कि तीनों ही डालने, बिना कैपिटल के भी काम चल जाता है, कि हमने अलग अलग टाइप ऑफ पार्टनर पढ़े। मान लीजिए बी लाया कैपिटल, बी लाया 10 लाख की कैपिटल, बी लाया 10 लाख की कैपिटल, बी लाया 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल। तो 10 लाख कैपिटल अगर बी लाया है, तो क्या बी को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। मतलब जनरली एग्रीमेंट पर टर्म होगी कि एग्रीमेंट बताया कितना इंटरेस्ट मिला, एग्रीमेंट नहीं बताया तो उसे इंटरेस्ट, जो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उसका एक रेट अलग होगा, और जो उसके उसको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होगा उसका रेट अलग होगा। समझिए क्या है ये पार्टनर, जस्ट एक सेकेंड, वेयर है पार्टनर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट टू कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर ये कह रहा है, सुनिए, ये थोड़ा मैं दूसरा पॉइंट बता दिया था, कहीं ना कहीं D की ओर चला गया था। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये कैपिटल इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या तो 12% रेट होगा, जनरली 12% होता है, बाकी डेट के अंदर जो लिखा है वो माना जाता है। तो जो भी इंटरेस्ट होगा इस कैपिटल का, वो इंटरेस्ट हम जब ही दे पाएंगे जब प्रॉफिट कमाएंगे। लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं दे सकते। मान लीजिए फर्म ने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, लॉस कमाया, लॉस हुआ फर्म को 2 लाख का, उस केस में पार्टनर नहीं आ सकते कि हमें आप इंटरेस्ट दो। कब नहीं आ सकते? अगर पार्टनर्स ने डीड के अंदर नहीं लिखा, डीड है तो डीड के हिसाब से काम चलता है। ये कह रहा है ये, A partner make a propose to business any payment or advance beyond the amount of capital has agreed to be subscribed to entitled to the 6%। क्या कह रहा है, लेकिन आप मानिए कैपिटल के अलावा आप कोई अमाउंट डाल दें, मान लीजिए आपने कैपिटल डाल दी लेकिन उसके अलावा कोई आप अमाउंट डालोगे, उस केस में आपको 6% का मिलेगा। ठीक। अगला है द फर्म शैल इंडेनिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम। मान लीजिए कोई पेमेंट
फर्म के बिहाफ में पार्टनर कर रहा है या कोई लाइबिलिटी फर्म के बिहाफ में पार्टनर दे रहा है, उस केस में फर्म जो होती है, ये जो बचे हुए पार्टनर भी उनके पास उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पूरी पूरी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म अपने प्रॉफिट में से उसे इंडemnify करे, यानी कि उस पेमेंट को फुलफिल करे। मानिए ABC 3 पार्टनर थे, और जो फर्म का बिल था, यानी कि फर्म जो प्रेमाइस यूज़ कर रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उसका जो बिजली का बिल था 10,000 का बिल, वो बिल देना तो फर्म को था, लेकिन फिर फर्म के पास पैसे नहीं, तो सीधे अपने अपने पर्सनल अकाउंट से 10,000 का पेमेंट कर दिया, 10,000 का बिल सी ने अपने पर्सनल अकाउंट से दे दिया। तो इस केस में सी के बाद अधिकार आ जाता है कि वो फर्म से अपने 10,000 रुपये रिकवर कर सके, ये कह रहा है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, बिजली तो लगती है। और उसके बाद इन डूइंग सच एक्ट इन एमरजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म लॉस एज डन बाय द पर्सन ऑर्डिनरी प्रोडेंस इन। देखो समझो कि कह रहे हैं, ये 2 पॉइंट है कि अगर आप ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब आप जो भी कोई खर्चा करोगे आपको इंडेमनिफाई करेगी फर्म। क्या है? एक तो वो खर्चा बिजनेस का होना चाहिए, तो देखो यहाँ बिजली का बिल जो था वो बिजनेस का खर्चा था, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो बिजली का खर्चा, वो बिजली का बोल रहा हूँ, सॉरी, बिजली का तो था ही, वो बिजनेस का खर्चा था, मतलब फर्म का एक्सपेंस था। तो क्या ये अलाउड होगा? अभी नहीं होगा। इसके बाद एक कंडीशन होगी कि एक यहाँ पे इमरजेंसी का फीचर भी होना चाहिए। इमरजेंसी क्या? इमरजेंसी का मतलब इतना है कि अगर हम इस टाइम ये बिल नहीं देते तो हमें कोई पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, फर्म को लॉस होगा। हाँ, होता है, अगर आप बिल नहीं दोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करना पड़ता है, कई बार कनेक्शन वगैरह के साथ भी आपके छेड़छाड़ हो सकती है फर्म के, जिससे फर्म के जो ऑपरेशन है उन पर नई मशीन नहीं चल पाएंगी, तो ऑपरेशन भी इंटरफेयर होंगे, तो फर्म को लॉस होगा। इसलिए जो चीज ने सोचा कि इमरजेंसी है भाई, बिल देना कंपलसरी है, वरना ये लाइट नहीं देंगे, और ये बिजनेस के लिए भी है खर्चा, तो इसलिए मैं दे देता हूँ, तो इसके समय सी को मिलेगा उसका रिम्बर्समेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, ए पर्सन शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट्स बाय हिज विलफुल नेग्लिजेंट इन कंडक्शन ऑफ ए बिजनेस। मान लीजिए फर्म की कोई गलती थी, कोई फर्म ने नेग्लिजेंस करी और उसका कोई लॉस किसी एक पर्सन ने कर दिया सेटल, तो उस केस में उस पार्टनर को उस लॉस के लिए फुलफिलमेंट मिलेगा। 3 पार्टनर थे ABC। अब क्या था, ये जो हमारे सी भाई थे, तो हमारे सी भाई ने एक बाहर के साथ एक कॉन्टैक्ट करता फर्म के बिहाफ में। सी ने कहा था फर्म से कि सी ने कहा था भारी बंदे से कि देखिए आप, हम आपको 10,000 फ़ोन बना के देंगे, फर्म आपको 10,000 फ़ोन बना के देगी 20 तारीख तक, 20 मार्च तक, ऐसा करके इन्होंने इस सी ने कहा था बाहरी बंदे से कि 20 मार्च तक हमारी फर्म आपको देगी। अब फर्म ने नहीं बनाए, फर्म ने डिले कर दिया, जिस वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो जो, क्योंकि हर पार्टनर भी लाइबल था, तो जो आउटसाइडर था ये इसने सी से रिकवर करा। आउटसाइडर ने कहा तुम ही आए थे मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो अब तुम ही मुझे पेमेंट करो, तो इस वजह से सी को होगा लॉस। तो जो लॉस सी को हुआ है फर्म की गलती की वजह से, फर्म की नेग्लिजेंस की, फर्म को पता था 20 तारीख तक फोन भिजवाने हैं, लेकिन उसने फोन बनाए नहीं, भिजवाए नहीं, तो फर्म की गलती की वजह से किसी एक पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो इसके लिए फर्म उस पार्टनर को इंडेमनिफाई करेगी। फर्म कहेगी कोई बात नहीं सी, हमारी वजह से तुम्हें लॉस हो रहा है, तो हमारी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा पेनल्टीज वगैरह देनी पड़ी, इस आउटसाइडर बंदे को, हमारी गलती थी, इसलिए अब आप ये पैसा रखो, हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे। तो हमारा सेक्शन 13 भी हो चुका। इससे आगे का हम पढ़ेंगे अपने कल के सेक्शन में। तब तक टिल देन बाय बाय। अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, और मेरे यहाँ से आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप बताइए, बिंदास फ्रीली व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिए। और आपको प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिए, और आपको अगर और भी कोई चीज़ लगती है तो आप मुझे बताइए। अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, जल्दी से इंटर में आइए, क्योंकि इंटर का लो और भी इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।